यानी बेसिस के ऊपर हम बात करते हैं, क्योंकि बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको ये बताया था कि बेसिस वेक्टर जो है वो यूनिक नहीं है। जो स्टैंडर्ड बेसिस हैं हमारे पास वो तो नेचुरल या स्टैंडर्ड बेसिस हैं मौजूद, लेकिन जो नॉन स्टैंडर्ड बेसिस हैं, जैसे अभी जो हमने एग्जांपल्स देखी, उनमें जो भी बेसिस हमारे पास आई, चाहे वो किसी सब स्पेस की बेसिस थी या ये जो अभी हमने R4 के एक सबसेट की एग्जांपल की थी, ये दोनों ही नॉन स्टैंडर्ड बेसिस थी। इनमें वो 100 और 010 वाले वेक्टर्स नहीं थे, तो ये भी बेसिस बना रही थी। तो किसी भी एक स्पेस की बेसिस एक से ज्यादा हो सकती हैं, और बेसिस जो है वो हमारा पर्सपेक्टिव सेट करती हैं कि हमने उस स्पेस को किस ओरिएंटेशन से देखना है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास R2 की मैं बात करूं, मेरे पास ये तीन बेसिस हैं R2 की। एक तो ये इसकी नेचुरल बेसिस है 1 0 एंड 0 1। उसके बाद ये एक और बेसिस है which is 3/5 4/5 and -4/5 3/5. This is another basis which is a rotated coordinate system. इसको हमने रोटेट किया ओरिजिनल को, तो ये वाली बेसिस आ गई। उसके बाद ये एक और तरह की बेसिस है which is 1 1 and 1 2। ठीक है, ये किसी तरह की और ट्रांसफॉर्मेशन लगाई है तो ये बेसिस आ गई हैं। ये जो दोनों वेक्टर्स हैं 1 1 और 1 2, ये भी R2 की बेसिस बना रहे हैं। आप चेक कर सकते हैं कि ये जो वेक्टर्स हैं 1 1 एंड 1 2, दीज वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन R2। और जब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं तो ये पूरी R2 को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर इन वेक्टर्स को हम ड्रॉ करें तो हम इनके पर्सपेक्टिव से चीजों को देखना शुरू हो जाएंगे। अगर हम इस कोऑर्डिनेट प्लेन में हो तो हम इस पर्सपेक्टिव से देखना शुरू हो जाएंगे, और अगर हम इस कोऑर्डिनेट प्लेन में हो जो कि हमारा स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट प्लेन है, तो हम इस पर्सपेक्टिव से देखना शुरू हो जाएंगे। सो फॉर एग्जांपल, एक पॉइंट मेरे पास ओरिजिनल यानी स्पेस में है 10 15। जब हम इस वाले सिस्टम में इसके कोऑर्डिनेट चेक करेंगे तो ये इसके हिसाब से कोऑर्डिनेट बताएगा मुझे। अब ओरिजिनल स्पेस के हिसाब से तो ये 10 15 ही था, लेकिन रोटेटेड या जो चेंज ऑफ बेसिस हुई हैं उसके हिसाब से इसके कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गए हैं। क्योंकि जब हम स्टैंडर्ड बेसिस में हैं तो मुझे किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, 10 15 को लोकेट करने के लिए मुझे 10 यूनिट्स यहाँ चलना पड़ेगा और फिर मुझे 15 यूनिट्स यहाँ चलना पड़ेगा। जबकि अगर मुझे इस पॉइंट पे पहुंचना है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो मुझे कुछ यूनिट यहाँ चलना पड़ेगा 18 यूनिट, और 1 यूनिट मुझे यहाँ चलना पड़ेगा। सिमिलरली, अगर मुझे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस पॉइंट पे पहुंचना है तो मुझे इसके अलोंग मूव करना पड़ेगा कुछ यूनिट्स, और फिर मुझे इसके अलोंग मूव, इसके पैरेलल जो स्पेस है उसके अलोंग मूव करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। तो ये जो तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये तीनों एक ही स्पेस के अंदर रहते हुए हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव सेट करके दे रहे हैं कि हम किस बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने वेक्टर्स को विजुअलाइज कर रहे हैं। तो जब हम ज्योमेट्री ऑफ वेक्टर स्पेस की बात करते हैं तो फिर वेक्टर स्पेस की ज्योमेट्री चेंज हो जाती है अगर हम उसका पर्सपेक्टिव चेंज कर दें या हम वो बेसिस वेक्टर चेंज कर दें जिनसे हम उस स्पेस को बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशन देखेंगे। डायमेंशन ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन एवरी पॉसिबल बेसिस सेट ऑफ वेक्टर स्पेस V इज ऑलवेज द सेम। सो डायमेंशन थ्योरम ये बता रही है कि अगर R2 की कोई बेसिस है तो वो चाहे जो भी बेसिस हो उसमें दो से ज्यादा वेक्टर्स नहीं होंगे, और 2 ही उसकी डायमेंशन है। ठीक है। सिमिलरली स्टैंडर्ड और नेचुरल बेसिस क्या है? अ पर्टिकुलर बेसिस सेट ऑफ वेक्टर स्पेस रेफर्ड टू एज द स्टैंडर्ड बेसिस दैट कंटेन्स n डायमेंशनल कॉलम वेक्टर्स। और ई आई में हर ith एंट्री जो है वो 1 होती है और बाकी वैल्यू 0 होती हैं। ये अभी मैंने आपको एग्जांपल्स के थ्रू भी बता दी थी नेचुरल बेसिस। नेक्स्ट वी हैव ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। सो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस से दोबारा मैं रेफर करूंगी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स जो हमने पढ़े थे स्टार्ट में, और ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स।
क्योंकि बेसिस भी वेक्टर्स ही हैं, तो इसलिए ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का मतलब होगा ऐसे बेसिस वेक्टर्स जो कि ऑर्थोनॉर्मल भी हैं। सो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स मैंने आपको बताया था, टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल इफ देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0, और two vectors are orthonormal vectors if their dot product is 0 and their magnitude is 1. सो अगर बेसिस इस तरह की हैं कि वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है और उनका मैग्नीट्यूड 1 है, तो ऐसी बेसिस को हम ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल आई जे वेक्टर्स। आई जे वेक्टर्स कैसे वेक्टर्स हैं? जो कि एक दूसरे पे ऑर्थोगोनल हैं। आई डॉट जे 0 and I dot I, which is norm of I square, या j का नॉर्म का स्क्वायर ले लें तो ये 1 के बराबर आता है। सो इट मीन्स कि इनका मैग्नीट्यूड 1 है और ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो I और J जो वेक्टर्स हैं, these vectors form orthonormal basis for R2। तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस भी एक से ज्यादा हो सकती हैं, एक से ज्यादा ऐसे वेक्टर्स हो सकते हैं जो कि एक दूसरे पे ऑर्थोगोनल हो और उनका नॉर्म जो है वो 1 के बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ये दी हुई है, R2 के ही ये दो वेक्टर्स आप देख सकते हैं। इनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें तो डॉट प्रोडक्ट इसका आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1। So 1 by under root 2, B1 dot B2 will be 1 by under root 2 minus 1 by under root 2, and this is equals to 0. So B1 is perpendicular to B2. So these are orthogonal vectors. और इसका अगर मैं नॉर्म कैलकुलेट करूं, इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1. So norm of B1 is 1. And similarly, norm of B2 is also 1. Therefore, these vectors B1 and B2 form an orthonormal basis for R2. I और J जो अभी हमने बेसिस देखी, उसके अलावा ये भी एक बेसिस है जो कि ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है R2 की। उसके बाद हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट वेक्टर की। सो व्हाट डू वी मीन बाय कोऑर्डिनेट वेक्टर? सो मैं फिर अगेन मैं आई और जे की मिसाल लेती हूँ। सपोज वी हैव आई वेक्टर एंड जे वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर ए बी के कोऑर्डिनेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वी कैलकुलेट ए आई प्लस बी जे। सो वेक्टर ए बी can be written as a linear combination of this vector I and this vector j. So the coefficient of this linear combination, the scalars with the help of which we write this vector as a linear combination of I and j, are called the coordinates of this vector. ये जो ए बी के कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं, ये और कुछ नहीं है बल्कि वो स्केलर्स हैं जिनकी मदद से हम इनको इस दोनों वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई और बेसिस बी है किसी वेक्टर स्पेस की विच कंटेन्स B1 B2, दो वेक्टर्स हैं, कोई और ये पीछे जो एग्जांपल में R2 की हमने बेसिस देखी थी वही बेसिस है, B1 और B2 इसके दो वेक्टर्स हैं। तो अब अगर मुझे किसी वेक्टर V को इस बेसिस के करस्पॉन्डिंग देखना होगा तो वो मुझे एक तो इस नोटेशन से मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगी कि V को मैं बेसिस B के पर्सपेक्टिव से देख रही हूँ और ये असल में वो कोफिशिएंट्स होंगे C1 B1 प्लस C2 B2 जिनकी मदद से मैं इसको C1 और C2 इसके कंपोनेंट्स होंगे अगर मैं इस वेक्टर V को B1 और B2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रही हूं विद द हेल्प ऑफ C1 एंड C2।
दूसरी बात यह है कि अगर किसी बेसिस सेट के लिए मैं ये कोऑर्डिनेट्स लिखती हूं तो ये हमेशा यूनिक होंगे। इसीलिए ए बी की जो रिप्रेजेंटेशन है आई जे के हिसाब से वो यूनिक रिप्रेजेंटेशन है। हम ऐसे नहीं कहते कि ए बी भी हम इसको लिख सकते हैं, हम इसे कोई और वेक्टर भी लिख सकते हैं, हम इसे कोई और वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन अलोंग द बेसिस एलिमेंट है वो हमेशा यूनिक है। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे ये यूनिक आएंगे, यानी ये जो भी सिस्टम होगा इसका सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन आएगा, इसमें इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये वही कोऑर्डिनेट वेक्टर की बात हो गई कि अगर मेरे पास बी कोई बेसिस है किसी n डायमेंशनल स्पेस की और v कोई और वेक्टर है v का जिसे मैंने इस बेसिस के अलोंग एक्सप्रेस करना है, तो मैं v को एक्सप्रेस करूंगी with the help of linear combination of these vectors, और ये जो कोफिशिएंट्स c1 c2 cn की वैल्यूज आएंगी इनकी मदद से मैं एक वेक्टर बनाऊंगी जो कि v के कोऑर्डिनेट होंगे बी के पर्सपेक्टिव में, बी इस बेसिस के पर्सपेक्टिव में, और इसको मैं कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ वी कहूंगी विद रिस्पेक्ट टू दी बेसिस बी। So this is an example. Suppose we have this basis B of R4, four vectors. So this is basis, and definitely this set of vector is linearly independent because हम ये कह रहे हैं कि ये basis है R4 की, और R4 का एक और वेक्टर V हमने ले लिया है और हमें V के कंपोनेंट्स निकालने या कोऑर्डिनेट वेक्टर निकालना है इन द बेसिस वेक्टर B। तो हम क्या करेंगे कि V को एक्सप्रेस करेंगे एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फोर वेक्टर्स, और आपको पता है जब इस तरह की वेक्टर्स इक्वेशन हम लिखते हैं तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाता है जिसके कॉलम्स जो हैं, ये पहला कॉलम जो है वो आपके पास ये थोड़ा सा कट गया है, यहाँ मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया है। सो वी हैव 1 1 0 0 2 0 1 0 and we have 0 1 2 minus 1 and 0 1 minus 1 0 and this vector is 1 2 minus 6 and 2। so ये हमारे पास फोर्थ ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसके कॉलम्स जो हैं वो ये वेक्टर्स हैं v1 v2 v3 एंड v4, और ये जो राइट हैंड साइड है ये वेक्टर v है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और जब हम सॉल्व करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि C1 की वैल्यू हमारे पास 3 आती है, C2 की वैल्यू -1 आती है, C3 की वैल्यू -2 एंड C4 की वैल्यू 1। तो इनको जब हम एक वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, सो वी हैव द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर V इन द बेसिस B। तो जो वेक्टर ओरिजिनली आई जे के की फॉर्म में या R4 की जो नेचुरल बेसिस हैं उसमें जब हम वेक्टर V के कंपोनेंट्स ये लिख रहे थे, लेकिन अब B के अलोंग जब हमने उसको देखा तो B बेसिस के अलोंग उसके कंपोनेंट्स ये आ रहे हैं। अब ये वेक्टर सेम है लेकिन बेसिस चेंज होने से इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू बेसिस। सिमिलरली अगर ऐसा आपके पास नेचुरल बेसिस है R3 की और 2 -1 3 V के कंपोनेंट्स हैं, तो S के यानी नेचुरल बेसिस के अंडर इसके कंपोनेंट को आप पता है कि जो उसके असल कंपोनेंट्स हैं वही रहेंगे। तो नेचुरल बेसिस ही वो स्टैंडर्ड बेसिस है जिसके अकॉर्डिंग हम हर चीज को पढ़ रहे हैं। तो नेचुरल बेसिस जो है उसके अंडर हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं वो चेंज नहीं होते। 2 -1 3 अगर किसी वेक्टर को हमने रीड किया है तो वही उसके स्टैंडर्ड बेसिस के अंदर उसके कंपोनेंट्स होंगे। तो नेक्स्ट जो अब हमारे पास एक्सरसाइज है, ठीक है, वो हम क्लास में ही करेंगे लेकिन थोड़ा सा मैं उसका ओवरव्यू आपको दे देती हूँ। तो अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक ही स्पेस है
ठीक है, और उसमें एक तो उसकी स्टैंडर्ड बेसिस है S, और एक उसकी कोई और बेसिस है B, और एक उसकी कोई और बेसिस है लेट्स से O। सो हमें ये देखना है कि अगर हमें किसी भी नॉन स्टैंडर्ड बेसिस के बीच में कन्वर्जन करनी है, यानी B में कोई वेक्टर लिखा हुआ है और हमें O की लैंग्वेज में उसे ट्रांसफॉर्म करना है, इसी तरह अगर कोई स्टैंडर्ड बेसिस में वेक्टर है तो हमें उसे किसी और नॉन स्टैंडर्ड बेसिस की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। सो इफ V इज सम वेक्टर इन द स्टैंडर्ड बेसिस, तो उसको हम O की लैंग्वेज में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और B की लैंग्वेज में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेसिकली ये जो इंटर कन्वर्जन ऑफ द वेक्टर्स बिटवीन द डिफरेंट बेसिस है, इसको हम जो है वो चेंज ऑफ बेसिस वेक्टर्स या चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट वेक्टर कहते हैं। सो चेंज ऑफ बेसिस जहां पर भी होती है वहां पर एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स आता है हमारे पास, जो कि हमें बताता है कि इस बेसिस से दूसरी बेसिस में जाने के लिए कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन लगाने की हमें जरूरत है। तो ये हमारा जो है